हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के सर। दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम समझ रहे हैं कि हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं इन दिनों। और हम जैसे कि पिछला क्लासों में हमने बात किया था वुड के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं मस्ट के बारे में। और दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो लोग हमारी पिछला क्लासें देखना चाहते हैं तो हमारी वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें बैक की मिल जाएंगी। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी जुड़े, उनका भी। जैसा कि दोस्तों मैंने बात किया है अभी तक कैन के बारे में, और बात किया हमने मे के बारे में, और हमने बात की है विल के बारे में, और इसके बारे में सेल के बारे में। तो और दोस्तों, हम जैसे कि देखेंगे, जैसे इनका तो हम प्रयोग जानते हैं, कैन और मे का प्रयोग। इसका हम प्रयोग करते हैं किसमें? प्रेजेंट टेंस में। किसमें करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। और इसका प्रयोग जो विल और सेल का हम जैसे जानते हैं, इसका किसमें प्रयोग करते हैं? फ्यूचर टेंस में। और हमने आगे बात की है कुड के बारे में, माइट के बारे में, और वुड के बारे में, और शुड के बारे में। तो ये दोनों तो हमारा प्रेजेंट एक्शन दिखा सकते हैं। एक्शन दिखाते हैं। किंतु जो हमारा ये वुड, कुड, माइट और वुड शुड, ये जो हमको दिखाते हैं, ये इनका क्या होता है? ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक्शन को दर्शाते हैं। ये दोनों एक्शन को दर्शाते हैं। ये बात हमेशा नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर भी मिस्टेक करवा देता है, जिसको हमको स्पोर्टिंग एरर या सेंटेंस एरर में हमको पकड़नी होती है। हम क्या जानेंगे? कैन, मे, विल, सेल, इसका केवल और केवल यानी ओनली प्रेजेंट में होगा केवल। लेकिन कुड, माइट और शुड और वुड का प्रयोग जो हमारा होगा वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों प्रकार के टेंस में किया जाता है। दोनों प्रकार के टेंसों में हो सकता है। होता तो है पास्ट में, लेकिन ये प्रेजेंट का भी भाव या एक्शन देता है। पास्ट में तो इसका प्रयोग होगा, जैसे हमने जाना है, अगर जो लोग हमारी पीछे की क्लास देखे हैं तो कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है। तो हम समझ गए होंगे, जब इनका पास्ट ये होते हैं तो हम इसको पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका प्रयोग प्रेजेंट में भी कर दिया जाता है, लेकिन वाक्य गलत नहीं होता है। लेकिन अगर इनका प्रयोग अगर पास्ट टेंस में कर दिया जाएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा।
इस बात को आप लोग नोट बना करके लिख लीजिए। और आप लोग इतना उतार लीजिएगा। फिर आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट के बारे में। फिर इसके आगे हम यूज ऑफ मस्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे मस्ट के बारे में। दोस्तों, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम के लिए व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसका कोई पास्ट नहीं होता है। इसका कोई पास्ट नहीं होता है। और दोस्तों, कभी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करने से पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। वो हम जब आपको नरेशन पढ़ाएंगे या वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, जब मस्ट का यूज आएगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जाने कि मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताता है, लेकिन इसका कोई पास्ट एक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। मस्ट को करने पर इसको हम पूरा कर लें कि मस्ट को हैड टू में परिवर्तित कर देते हैं। ये हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन ये कई परिस्थितियों में होता है। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताता है, लेकिन इसका कोई पास्ट एक्शन नहीं होता है। लेकिन कई परिस्थितियों में होता क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय मस्ट को हैड टू में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसको हम जब नरेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मस्ट के बारे में। और अब आगे हमको बनाना क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर रूल नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब जानेंगे हम रूल फर्स्ट के बारे में। हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता है कि मस्ट का प्रयोग कमांड कॉम्प्ले या कंपल्सन ऑर्डर यानी निर्देश, आदेश या दबाव या अनिवार्य। कंपल्सन मतलब अनिवार्य, ऑर्डर मतलब आदेश, कमांड मतलब निर्देश को दर्शाता है। जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन, यानी सोल्जर्स यानी जो सिपाही होते हैं, सिपाहियों को आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी
सिपाहियों को आज्ञा का पालन करना चाहिए बिना कोई क्वेश्चन किए, यानी बिना क्वेश्चन किए सिपाहियों को आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक कमांड भी हो सकता है और ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर जब पाते हैं, ये ऑर्डर है कि जब सोल्जर्स को मस्ट ओबे ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन, यानी जो सिपाही लोग होते हैं उनको अपने ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए बिना कोई क्वेश्चन किए। और जैसे कि हम जाने हैं कि कमांड कंप्लेशन या ऑर्डर मतलब तीनों मतलब क्या होता है? आदेश, निर्देश, दबाव या किसी तरह का अनिवार्यता को दर्शाता है। तो और दूसरा हमारा वाक्य क्या है? यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यानी तुम वही करो या तुमको वही करना चाहिए जो तुमको बोला गया है, यानी जो तुमको बोला गया है वही आपको करना चाहिए। तो यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यानी जो तुमको बोला गया वही आपको करना चाहिए। ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, यानी सभी लड़कियां इस फंक्शन को अटेंड करेंगी, यानी ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, यानी सभी जो गर्ल्स हैं, ऑल गर्ल्स जो हैं वो क्या करेंगी? इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। तो ये फंक्शन को अटेंड करने का एक तरह से ही दबाव भी समझ लो और निर्देश भी समझ लो और अनिवार्यता यानी कंपल्सन भी हो सकता है। यू मस्ट वियर हेलमेट, तुमको हेलमेट पहनना चाहिए। व्हाइल, जब, ड्यूरिंग अ स्कूटर, जब आप स्कूटर चला रहे होते हैं तब आपको क्या है कि हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक तरह का निर्देश भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है। तो हम समझ गए होंगे कि मस्ट के द्वारा कमांड, कंपल्सन यानी अनिवार्यता, कमांड मतलब निर्देश, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश को मस्ट क्या करता है? दर्शाता है। दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे 3 एग्जाम्पल के माध्यम से 4, और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ाएं आगे का नेक्स्ट रूल नंबर 2। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ाएं। हमारा रोल नंबर है सेकंड। सेकंड रोल नंबर में हम जानेंगे कि मस्ट से मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का भाव व्यक्त होता है, यानी मस्ट से मॉरल ड्यूटी यानी मौलिक अधिकार या ऑब्लिगेशन या तो प्रतिबद्धता का भाव व्यक्त होता है। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमको अपने बड़ों का की रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? मोरल ड्यूटी है। और एक तरह से ऑब्लिगेशन प्रतिबद्धता है कि वो हमसे बड़े हैं तो हमको उनको सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमको उनका सम्मान यानी किसका? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है? यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, यानी तुमको अपने उस दोस्त की सहायता करनी चाहिए जो ज़रूरत में हो, यानी जो ज़रूरत के समय में अपने दोस्तों की या अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए। तो हम समझ गए होंगे यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, यानी जब आपकी दोस्त की कोई ज़रूरत हो तो आपको सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट लव आवर कंट्री, यानी हम सभी को यानी वी मस्ट हमको अपने देश से या अपने राष्ट्र से या अपने देश से प्यार करना चाहिए, यानी वी मस्ट लव आवर कंट्री यानी अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुमको अपने पेरेंट्स यानी माता पिता का कहना मानना चाहिए। यू मस्ट पे योर टैक्स, तुमको अपना कर यानी टैक्स चुका देना चाहिए। तो हम क्या देखिए? वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हम सभी को मतलब हमें क्या है? मस्ट रिस्पेक्ट यानी हमें सम्मान करना चाहिए अपने बड़ों का। तो ये क्या है? एक मोरल ड्यूटी भी हो सकती है और ऑब्लिगेशन भी। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीडी या नीड, या जैसे कि हमें
ज़रूरत के समय पर अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो ये भी एक क्या है, मॉरल ड्यूटी है। वी मस्ट लव आवर कंट्री, यानी हम सभी को अपने देश से प्यार होना चाहिए, करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी हम तुमको मस्ट यानी मस्ट होना चाहिए, ओबे मतलब आज्ञाकारी, या योर पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स के प्रति आपका क्या है ना, ओबे आज्ञाकारी होना चाहिए। यू मस्ट पे योर टैक्स, यानी तुमको अपना टैक्स चुका देना चाहिए। तो हम क्या समझे कि मस्ट के द्वारा मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का भाव प्रकट होता है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 पढ़ाएं। अब जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। मस्ट से नेसेसिटी यानी आवश्यकता, अर्जेंसी यानी अनिवार्यता, अर्जेंसी मतलब किसी आपात समय, या सर्कमस्टांसियस कंपल्सन यानी परिस्थिति की दबाव का भाव व्यक्त होता है, यानी ज़रूरत, आवश्यकता या परिस्थितिक दबाव का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई में मिस द ट्रेन, हमको चलना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा आई में मिस द ट्रेन, वरना हम ट्रेन को मिस कर सकते हैं। हमको चले जाना चाहिए, वरना हम ट्रेन को मिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक हमको चलना चाहिए वरना ट्रेन को मिस देंगे। तो ये क्या है, सर्कमस्टांशियल कंपल्सन है, यानी परिस्थितिकी दबाव है, क्योंकि अगर समय का एक दबाव है, क्योंकि ये अगर समय से ना निकला तो ट्रेन को मिस कर सकता है। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 AM सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर, यानी मोटा मोटा अगर अर्थ बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट जो है, विल बी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, एट 9 PM यानी 9 बजे लाइट कट जाएगी। इसलिए सो मतलब इसलिए आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर, इसलिए हमको पहले से ही अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमको टाइम से या समय से पहले यानी इलेक्ट्रिसिटी कटने से पहले हमको अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कटने से पहले मतलब जो 9 PM पर कट जाएगी ना, इससे कटने से पहले हमको अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। वी मस्ट स्विच ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन इंटरिंग इन द क्लास, यानी हमको अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, कब, जब हम क्लास के अंदर आएँ। जब क्लास के अंदर आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। दोस्तों हम समझ गए होंगे कि ज़रूरत के अनुसार या सर्कमस्टांशियल कंपल्सन के अनुसार ये से का भाव भी मस्ट हमको क्या देता है, भाव व्यक्त करता है। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों हम जाने हैं कि आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, तो क्या है, अगर हम समय से नहीं निकलेंगे तो हम ट्रेन क्या है, ट्रेन को मिस कर सकते हैं। तो इसमें एक सर्कमस्टांशियल कंपल्सन है। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ एट 9 PM सो आई मस्ट 9 AM सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर, यानी जो लाइट का कटने का समय क्या है, 9 AM, इससे पहले हम अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, एक तरह से सर्कमस्टांशियल कंपल्सन है, यानी ज़रूरत या परिस्थिति की दबाव है। वी मस्ट स्विच ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन एंटरिंग इन द क्लास, यानी हमको अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, कब, जब हम यानी अपना जब हम क्लास के अंदर इंटर कर रहे हों तब हम अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। तो ये क्या है, एक आवश्यक भी है, आवश्यकता को भी दिखाता है, और ये इसमें अर्जेंसी और सर्कमस्टांशियल
कंपल्सन का दोनों का भाव प्रकट होता है। और उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे कि मस्ट के द्वारा नेसेसिटी, अर्जेंसी, सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन का भाव व्यक्त होता है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। मस्ट नॉट का प्रयोग प्रोहिबिशन यानी निषेध, एम्फेटिक एडवाइस यानी मतलब दबाव युक्त सलाह के हेतु भी किया जाता है। यानी मस्ट का जो हमारा प्रयोग होता है वो प्रोहिबिशन यानी निषेध या किसी को मना करने के रूप में मस्ट नॉट होता है। दोस्तों मस्ट नॉट का प्रयोग प्रोहिबिशन और एम्फेटिक एडवाइस यानी निषेध या दबाव युक्त सलाह हेतु भी किया जाता है। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे स्टूडेंट मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू कॉपी यानी स्टूडेंट्स मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू कॉपी यानी जो छात्रों को मस्ट नॉट रिजॉर्ट यानी रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, टू कॉपी यानी छात्रों को नकल का सहारा नहीं लेना चाहिए। यानी स्टूडेंट मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू कॉपी यानी जो स्टूडेंट्स यानी छात्र होते हैं उनको नकल का सहारा नहीं लेना चाहिए। यानी ये क्या है, एक तरह से प्रोहिबिशन यानी निषेध होता है कि छात्रों को नकल नहीं का सहारा नहीं लेना चाहिए। यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस यानी तुमको क्लासेस को मिस नहीं करना चाहिए। यानी यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस यानी क्लासों को छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, एम्फेटिक एडवाइस। एम्फेटिक एडवाइस का मतलब होता है दबाव युक्त सलाह। एक सलाह तो होती है लेकिन एक दबाव युक्त प्रेशराइज सलाह होती है। यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट फेलो यानी तुमको दूसरे साथी उस साथी से बात नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, प्रोहिबिशन यानी निषेध है। विजिटर्स यानी आगंतुक, जो जैसे विजिटर्स जो आते हैं टहलने घूमने के लिए उनको क्या बोलता जाता है, विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स यानी जो आगंतुकों को जानवरों को खाना या कुछ भी खिलाना नहीं चाहिए। तो ये भी क्या है, प्रोहिबिशन यानी आगंतुक लोग जो आते हैं उनको जानवरों को कुछ भी खिलाना नहीं। जैसे चिड़ियाघर में जाओ तो वहाँ पर इस तरह की नोटिस लगी होती हैं कि विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स यानी बच्चों को वो एनिमल्स का खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो ये क्या है, प्रोहिबिशन का भाव देता है। तो हम समझ गए होंगे कि मस्ट नॉट जो होता है प्रोहिबिशन, एम्फेटिक एडवाइस का भी हेतु भी किया जाता है इसका प्रयोग। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल पढ़ाएं। मस्ट से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी जो रूल हमारा 5 है वो हमको बताता है मस्ट से स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी एक स्ट्रॉन्ग संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, या लाइक्लीहुड इसके माने भी एक संभावना ही होता है, भी व्यक्त किया जाता है। यानी दोस्तों ये क्या होता है, एक होती है लाइक्लीहुड माने होता है, मैंने जो पिछला क्लास मेरी देखी होगी, मैंने पिछले क्लास में अभी बात किया था कि जो नेक्स्ट पीछे की क्लास है उसमें मैंने लाइकली और प्रोबेबिलिटी में अंतर मैंने बताया था। हालांकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ये होती है संभावना। ये कैसी संभावना होती है, मच पॉसिबिलिटी वाली। और जो हमारा लाइक्लीहुड होता है, ये लाइक्लीहुड होता है, तो ये लाइक्लीहुड कैसा होता है, ये संभावना कैसी होती, कल्पित संभावना होती।
कल्पित संभावना। कल्पित संभावना क्या होता है दोस्तों? जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करें, सी मस्ट बी 8 नाउ, यानी वो इससे पहले 89, सी मस्ट बी 89, यानी वह 80 साल की, उसको 80 साल का होना चाहिए। यानी इसके पहले वो जानता रहा होगा कि वो 75 साल की थी या 76 साल की थी, या किसी बर्थडे पर गया होगा, सी मतलब गई होगी, तो वो जान रही होगी कि वो उस समय पर 80 या 75, मतलब 75 या 76 77 साल की थी। अब वो अनुमान नहीं लगा रहा है, वो सोच रहा है कि जब उस समय उनका वो मतलब इतने साल की थी, तो अब इनको 80 यानी 80 हो जाना चाहिए था, मतलब अब तो हो गई होंगी। तो इसमें क्या है, एक हमारा इसमें किस भाव का व्यक्त हो रहा है? प्रोबेबिलिटी का भाव है, कि इसमें कोई कल्पित भावना नहीं है कि वो हो गई होंगी, प्रोबेबिलिटी का भावना नहीं है। इसमें क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना की बात कर रहा है, न कि कल्पित संभावना की बात कर रहा है। दे हैव नॉट अराइव्ड, वो अभी तक नहीं पहुंच, दे हैव नॉट अराउड सो फार, यानी दे हैव नॉट अराइव्ड सो फार, वो अभी तक नहीं पहुंचा, वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दे मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, यानी उन्होंने जरूर ही, यानी उन्होंने मस्ट जरूर ही हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, उन्होंने जरूर ही एक क्या है, गलत रास्ते पे चले गए होंगे या मुड़ गए होंगे। तो ये क्या है, ये कल्पित संभावना है, क्योंकि इस डे के बारे में इस स्पीकर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो सोच कर, ये कल्पना करके इस बात को कह रहा है कि दे हैव नॉट अराइव्ड, यानी वो अभी तक पहुंचे नहीं। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता हो कि वो गलत रास्ते पे चले गए हों। अब मान लो कि गलत रास्ते पर नहीं गई हो, रास्ते में बारिश होने लगी हो, लेकिन ये सोच क्या रहा है कि वो गलत रास्ते पे चले गए। तो ये क्या ऐसी कैसी भावना है? ये एक कल्पित भावना है, यानी ये कल्पना से की गई भावना है। दे हैव नॉट अराइव्ड सो फार, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दे मस्ट हैव, वो जरूर ही टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, उन्होंने जरूर ही ले लिया होगा, उन्होंने मतलब टेकन ही मतलब दे मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, उन्होंने जरूर ही एक गलत मोड़ या गलत रास्ता चुन लिया होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक कल्पित भावना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, लाइक्लीहुड है। ये क्या है, लाइक्लीहुड, क्योंकि ये कल्पित भावना का भाव देता है, क्योंकि हो सकता है कि वो टर्निंग गलत ना लिए हों, उनके रास्ते में बारिश होने लगी हो, लेकिन ये क्या सोच रहा है कि गलत रास्ता ले लिए। तो क्योंकि इस डे के बारे में स्पीकर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए वो अपने आप से सोच करके, वो अपने आप में कल्पना करके वो ऐसा बोल रहा है। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों कि मस्ट के द्वारा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की भाव, प्रोबेबिलिटी संभावना की बात करेगा, लाइक्लीहुड यानी, और या स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, या तो स्ट्रॉन्ग यानी पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से कल्पना की बात करता है कौन, मस्ट। इससे क्या भाव व्यक्त होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड का भाव व्यक्त होता है। दोस्तों इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 6 है। 6 रूल नंबर हमारा हमें क्या बताता है, जब प्रश्न मस्ट से शुरू किया जाता है, यानी जब प्रश्न मस्ट से, जब कोई प्रश्न करना हो और मस्ट से शुरू किया जाए एवं उसका आंसर यदि अफर्मेटिव, यदि सकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक में है तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी जब प्रश्न के रूप में मस्ट का प्रयोग किया जाए और उसका आंसर, जैसे कोई प्रश्न के रूप में मस्ट का प्रयोग किए, लेकिन जब उसका आंसर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक के रूप में हमको मिला, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। उस सिचुएशन में आंसर में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन
यदि आंसर नेगेटिव में दिया जाए तो, यदि मस्ट में क्वेश्चन है और आंसर किसी ने नेगेटिव में दिया है तो हम उसके लिए नीड नॉट या नीडेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको एग्जाम नहीं समझे ना, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और बेटर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, क्या मैं क्या मुझे इस मीटिंग मतलब अटेंड मीटिंग, क्या मैं मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, यानी क्या मुझे मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो या मीटिंग को अटेंड कर क्या मुझे मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, तो क्या है, यस यू मस्ट, आपको यानी यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, यानी तुमको मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो क्या हम देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या है, मस्ट से शुरू हुआ, यानी ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, मस्ट से शुरू हुआ। मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, क्या मुझे मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो उसने रिप्लाई क्या दिया, मतलब बॉस होगा या कोई भी होगा, उसने रिप्लाई क्या दिया, यस यू मस्ट अटेंड द मीटिंग। या सेंटेंस तो इतना ही होता है लेकिन इसके पीछे इतना छिपा होता है अटेंड द मीटिंग, लेकिन रिप्लाई यही होता है, यस यू मस्ट, यानी यस यू मस्ट। तो इसने क्या किया, अफर्मेटिव में इसने आंसर दिया, और जब अफर्मेटिव में आंसर दिया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का, यानी यस यू मस्ट, यानी तुम्हें करना चाहिए। और गलती से मतलब, और आगे अगर गलती से इसने नो का मतलब अगर आंसर नेगेटिव दे दिया, आंसर अगर नेगेटिव दिया तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट या नीडेंट में से एक का प्रयोग करेंगे। तो इसने नेगेटिव जब आंसर दिया नो, यस यू नीडेंट या नीड नॉट, यानी नो यू नीडेंट, यानी तुमको ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या, मीटिंग अटेंड करने की। तो नो यू नीडेंट, यानी तुमको ज़रूरत नहीं है। मस्ट आई रेज द इशू, क्या मैं इशू यानी तुम्हें मुद्दा, कोई भी मुद्दा, मस्ट आई रेज मतलब होता है उठाना, मस्ट आई रेज द इशू, क्या मैं मुद्दा उठा सकता हूँ इन द बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग गठित की गई है उसमें हम क्या मुद्दा हमको उठाना चाहिए। तो बॉस ने क्या रिप्लाई दिया, यस यू मस्ट। अगर उसने अफर्मेटिव का रिएक्शन दिया तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, यस यू मस्ट, यानी तुमको उठाना चाहिए। और अगर गलती से उसने आंसर नेगेटिव दे दिया तो हम नीड या नीडेंट में से का प्रयोग, नो यू नीडेंट, तुमको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम समझ गए होंगे जब मस्ट का प्रयोग क्वेश्चन के रूप में किया जाएगा तो हम देखेंगे ये चीज़, अगर क्वेश्चन के रूप में आता है मस्ट का प्रयोग तो हमको देखना है कि उसकी रिप्लाई नेगेटिव में है या अफर्मेटिव में है। अगर अफर्मेटिव में है तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर नेगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट या नीडेंट में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि जब प्रश्न के रूप में मस्ट से शुरू किया जाए तो ऐसे वाक्यों को आंसर यदि अफर्मेटिव है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आंसर नेगेटिव आता है तो हम नीड नॉट या नीडेंट में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस तरह के अगर सेंटेंसेस अपने आप से भी बनाइएगा तो और अच्छा समझ में आएगा और अच्छा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रोल नंबर 7 है। 7 रोल नंबर हमको क्या कहता है, मस्ट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना को दर्शाता है। यानी कोई चीज़ भूतकाल में हुआ है उसको वर्तमान में देख करके यानी प्रबल संभावना को दर्शाएगा। कब दर्शाएगा, जब कोई चीज़ उसके द्वारा वर्तमान में देखी जाएगी फिर उसके बारे में प्रबल दावा करेगा, वो है मस्ट का प्रयोग। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ही मस्ट हैव पास्ड। दोस्तों इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है अभी तक, तो हम इसको क्या करेंगे, मस्ट प्लस हैव
प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अगर पूरा लिखना है तो प्लस ऑब्जेक्ट और वो क्या आगे सब्जेक्ट लगा लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा। जैसे ही मस्ट हैव पास्ट, ही मस्ट हैव पास्ट द टेस्ट इज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वह पास हो जाएगा, मतलब उसको पास हो जाना चाहिए। द फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जो टेस्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको पास हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, दे मस्ट हैव रीच्ड देयर इन टाइम, उनको मतलब दे उनको समय के उनको मस्ट हैव रीच्ड उनको पहुंच जाना चाहिए, देयर वहाँ, इन टाइम समय पर उनको वहाँ पहुंच जाना चाहिए था। चाहिए तो ये क्या है कि एक मतलब भूतकाल की मतलब किसी कार्य में मतलब चाहिए, मतलब पहुंच जाना चाहिए, मतलब कि एक तरह से यहाँ पर बैठा है लेकिन वो देख रहा है कि हाँ वो इतने टाइम पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो इससे पहले या तो उतनी दूरी इतने टाइम में इतने मिनट में पूरी किया होगा, तभी तो उसको पता होगा कि वो हम इतनी टाइम में पहुंच गए तो वो भी पहुंच जाने। तो ये क्या है, प्रबल संभावना को दर्शाता है। जैसे और आगे नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं, एग्जाम्पल रोड्स आर वेट, रोड्स आर वेट, हमको ये एग्जाम्पल आपको स्पष्ट कर देगा। रोड्स आर वेट यानी जो रोड्स मतलब रोड्स आर वेट, रोड्स जो हैं भीगी हैं। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, यानी इसका मतलब है कि कल रात में बारिश हुई होगी। तो ये क्या है, रोड्स आर वेट यानी जो रोड को देख करके क्या देख संभावना जता रहा है, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, यानी इसका मतलब है कल रात में बारिश हुई होगी। तो हम ये क्या बताया कि रोड को देख करके मस्ट लगा है, और मस्ट लगा है तो यानी दावे के साथ कहता है कि हाँ कल बारिश हुई होगी, कि लास्ट नाइट यानी कल रात में बारिश हुई होगी। दोस्तों इसको हमने जब शोध पढ़ाया था तो उसमें एक एग्जाम्पल इसी का बताया था, और दोनों में हम डिफरेंस समझ लें। यहीं पे रोड्स आर वेट यानी रोड्स भीगी हैं। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, इसका मतलब है कि कल रात में बारिश हुई होगी, तो होने की संभावना मतलब हुई होगी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि ये हमको पॉसिबिलिटी मतलब एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है, एजर्टेड मतलब दृढ़तापूर्वक क्लेम कर रहा है कि नहीं, उसको पता है कि कल रात में बारिश हुई थी इसलिए रोड भीगी है। लेकिन जब शुड का प्रयोग किया गया तो ये एक संभावना व्यक्त करने लगा कि यानी रोड भीगी है, इसका मतलब कल रात में बारिश हुई होगी। अब मान लो कि रोड भीगी है, कोई पानी से स्प्रे किया हो सुबह सुबह, लेकिन इसको क्या लगा कि हो सकता है बारिश हुई होगी यहाँ, लेकिन ये क्या है अपनी बात के लिए श्योर नहीं है, इसलिए क्या है नेगेटिविटी की बात कर रहा है। और ये मस्ट वाला जो है हमारा ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, और शुड हमारा नेगेटिविटी की बात कर रहा है। हम समझ गए होंगे कि भूतकाल में किसी कार्य होने की प्रबल संभावना को दर्शाता है, यानी ही मस्ट हैव पास्ड यानी वह पास हो गया होगा। द लास्ट मैं थोड़ी ही मस्ट हैव पास्ड वह पास हो गया होगा। द टेस्ट मतलब टेस्ट में इन फर्स्ट अटेम्प्ट पहले ही अटेम्प्ट में वह पास हो गया होगा। तो ये क्या है, एक संभावना प्रबल संभावना की बात कर रहा है, क्योंकि मस्ट जो हमारा है वो हमारा प्रबल संभावना यानी मस्ट हैव पास्ड। हमने क्या देखा, मस्ट हैव प्लस V3 का प्रयोग देखे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रबल संभावना की बात की है, यानी पक्का ही वो पास हो गया होगा। दे मस्ट हैव रीच्ड वो पहुंच हो गए होंगे, देयर वहाँ, इन टाइम मतलब वो समय पर ही वो पहुंच गए होंगे। तो हमने क्या देखा कि मस्ट लगा है हैव अराइव रीच्ड, तो यहाँ पर
ये भी प्रबल संभावना की बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो इतने बजे पहुंच जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि वो पहुंच गए होंगे। और रोड्स आर वेट यानी रोड भीगी हैं। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, इसका मतलब है कल रात में बारिश हुई होगी। तो ये भी क्या है, श्योर है। यहाँ पर भी मस्ट हैव रेन्ड का प्रयोग हुआ है। और रोड्स आर वेट यानी रोड भीगी हैं। इट शुड हैव रेन्ड यानी इसका जो मतलब है, इसका मतलब है नेगेटिविटी भी हो सकती है, क्योंकि ये इसके पास श्योरिटी नहीं है। लास्ट नाइट यानी मतलब हुई होगी, मतलब एक या हुई होगी या होने की संभावना होगी, इस तरह से जब बात करता है शुड हमारा, तो ये क्या होता है, नेगेटिव का। क्योंकि इसके कंपेयर में ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्लास में हम बात करेंगे वो क्या होगा, ऑटो, OUGHT, ऑटो के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आपको टाइमली मिलता रहे, जिससे कि आपको कोई भी कंटेंट आपको छूटने ना पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं वो अगर हमारी पिछला क्लासें देखना चाहें तो हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसमें सारी क्लासें आप देख सकते हैं बैकडेटेड की। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी और अपनी क्लास दोनों का विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट क्लास।